नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ एस्ट्रोलॉजी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई पितृदोष इन अवर कुंडली एंड व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ इट। अपनी कुंडली के अंदर किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि पितृदोष तो नहीं है हमारी कुंडली के अंदर, और अगर पितृदोष है तो किस तरह से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज हम उसकी कर सकते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर डेज के अंदर अगर हम पितृदोष की रेमेडीज करेंगे तो हमें फायदा होगा, और किसी भी तरह का अगर पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म हमारे चार्ट के अंदर है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से उसकी रेमेडी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, अगर पितृदोष की बात करें तो इसका अगर हम मतलब समझने का प्रयास करें तो पितृदोष मतलब क्या होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनकी तरफ से कोई ना कोई जो कर्मास है वो पेंडिंग रह जाते हैं। जिन कर्मास जो पेंडिंग रह जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इफेक्ट है वो हमारे चार्ट के अंदर या फिर हमारे जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से काफ़ी गुड डीड्स भी हो सकती हैं, काफ़ी अच्छे कर्म भी हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से, पूर्वजों की वजह से हो सकते हैं, जिसका फ़ायदा हमें इस लाइफ के अंदर डेफिनेटली मिलता है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, कुछ पेंडिंग कर्माज या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में अधूरी छूट गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, जिनको कंप्लीट करने के लिए हमारे चार्ट के अंदर कुछ इंडिकेशंस होते हैं, हमारे चार्ट के अंदर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे चार्ट के अंदर होते हैं, जिनको देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि क्या पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म हमारे चार्ट के अंदर है, पितृदोष हमारे चार्ट के अंदर तो नहीं है, और इसकी फिर हम किस तरह से इसको आगे लेकर जाएंगे, यानी कि किस तरह से इसकी रेमेडीज करेंगे और किस तरह से जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो उनको हम एक रिलीफ पहुंचा सकते हैं अपनी काफ़ी सारी रिलीफ्स के थ्रू, रेमेडीज के थ्रू। तो इसी के ऊपर हम लोग अभी डिटेल में देखिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी कुंडली के अंदर कहीं पितृदोष तो नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है पितृदोष को चेक करने के लिए, वो हमारी कुंडली का 5वां घर होता है। क्योंकि जो 5th हाउस होता है उसे हम कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स से जोड़कर भी देखते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग से जोड़कर देखते हैं, और ईश्वर की जो कृपा होती है उससे भी 5th हाउस को हम जोड़कर देखते हैं। तो अगर हमारी कुंडली का जो 5th हाउस है, 5th हाउस जो है, अगर वो हमारी कुंडली का थोड़ा सा एफ्लिक्शन के अंदर आ जाता है, थोड़ा सा पाप प्रभाव के अंदर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष की तरफ संकेत करता है, पितृदोष की तरफ ये लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जो 5th हाउस है वहां पर शनि आकर बैठ जाते हैं, या फिर किसी के 5th हाउस में मंगल आकर बैठ जाते हैं, 5th हाउस में राहु देव आकर बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष की तरफ कुंडली जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं एंसेस्टर्स की तरफ से जो शायद पूरी नहीं की गई होंगी और वो इस लाइफ के अंदर हमें पूरी करनी है। तो 5th हाउस जो है कुंडली का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर निभाता है। उसको चेक करके हम काफ़ी हद तक ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा कुंडली है उसके अंदर कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स या फिर पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म या पितृदोष तो नहीं है। अभी अगर 5th हाउस के अंदर अच्छा प्लेनेट है, बट जो 5th लॉर्ड है हमारा, 5th लॉर्ड की जो पोजीशन है उसके साथ में कोई मेलेफिक प्लेनेट अगर हमारा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि हमारा जो 5th हाउस है उसका जो लॉर्ड है वो मेलेफिक प्लेनेट के साथ जाकर बैठ जाए, शनि के साथ बैठ गया, राहु के साथ जाकर बैठ गया, या फिर 5th लॉर्ड हमारा जो है वो और किसी मेलेफिक प्लेनेट मंगल के साथ जाकर बैठ गया, तो भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा देता है कि कहीं ना कुछ पेंडिंग हमारे चार्ट के अंदर है जिसको हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारा 5th हाउस होता है उसकी जो पोजीशन है, उससे देखकर हम काफ़ी हद तक ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारे चार्ट के अंदर पितृदोष तो नहीं है। अपनी अपनी कुंडली को जरूर लेकर बैठिएगा, काफी सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और अपनी कुंडली के अंदर जरूर चेक करके देखिएगा। अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप, ताकि हम और आसानी से आपकी हेल्प कर सकें पितृदोष से रिलेटेड कोई भी आपकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन है पता करने के लिए। आगे बात करें, देखिए 5th हाउस के बाद में कुंडली का जो 9th हाउस होता है, 9th हाउस की पोजीशन भी हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेक करनी होती है। कुंडली का जो 9th हाउस होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे डिवाइन ब्लेसिंग्स को दिखाता है। 5th और 9th हाउस दोनों डिवाइन ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं। 9th हाउस कहीं ना कहीं हमारे गुरुज को दिखाता है, हमारे जो भी जिनसे हमें प्रिंसिपल्स मिले हैं, हमें ज्ञान मिला है, विजडम मिला है, वो भी 9th हाउस हमारा उसको दिखाता है। और 9th हाउस भी अगर हमारा कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन के अंदर आ जाता है तो भी कहीं ना कहीं ये पितृदोष की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9th हाउस में मंगल आकर बैठ गए हैं, राहु आकर बैठ गए हैं, शनि आकर बैठ गए हैं, ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा
मेलेफिक एक एनर्जी कैरी करते हैं, तामसिक एनर्जी कैरी करते हैं, साथ में सूर्य भी अगर आकर बैठ गए हैं तो भी कहीं ना कहीं ये पितृ दोष की तरफ हमें लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि 9th हाउस के अंदर अगर हमारे शनि है, 9th हाउस के अंदर राहु है, 9th हाउस के अंदर सन है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जो है अपनी लाइफ के अंदर मॉरल्स में उतना अच्छा नहीं होता, प्रिंसिपल्स में उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता, बिकॉज एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स उसको प्राप्त नहीं होती। अब देखिए जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स में कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए डिवाइन एनर्जी ही कैरी करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए देवता के समान ही हो जाते हैं। तो अगर वहां पर 9th हाउस एफ्लिक्शन में है तो कहीं ना कहीं वहां से जो ब्लेसिंग्स आए वो हमें नहीं आ पा रही हैं, और ये भी पितृ दोष की तरफ कुंडली के अंदर इशारा करता है। तो 9th हाउस जो है हमारा वो भी अगर एफ्लिक्शन के अंदर है तो भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स की कमी है, पास्ट लाइफ में काफी चीजें पेंडिंग हमारे एंसेस्टर्स की रह गई थी, या पितृ दोष भी इसको कह सकते हैं। तो ये दो हाउस जो है 5th और 9th हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारी कुंडली के अंदर कहीं पितृ दोष की समस्या तो नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अब इसको अगर हम और डीप में लेकर जाना चाहें तो किसी के दोनों हाउस ही अगर एफ्लिक्टेड है, 5th हाउस भी एफ्लिक्टेड है, 9th हाउस भी एफ्लिक्टेड है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये पितृ दोष की तरफ लेकर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस में राहु है, 9th हाउस में शनि है, या फिर 5th हाउस में शनि है, 9th हाउस में मंगल है, या 9th हाउस में शनि है, 5th हाउस में मंगल है, ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं जिसमें 5th और 9th हाउस दोनों के ऊपर पाप का प्रभाव है, पापी प्लेनेट या फिर जिनको क्रूअल प्लैनेट्स कहते हैं, क्रूर प्लैनेट्स कहते हैं, उनका अगर प्रभाव है तो कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे चार्ट के अंदर रुकी हुई हैं, और हमारा जो चार्ट है उन एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको गेन नहीं कर पा रहा है, और ये पितृ दोष की तरफ हमें लेकर जा रहा है। अब देखिए पितृ दोष कुंडली के अंदर होता है, अगर इन दो तरीके से अगर हम देख रहे हैं कुंडली के अंदर पितृ दोष, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले इंसान की जो जॉब है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग जॉब रहेगी, कभी उसकी जॉब रहेगी, कभी जॉब नहीं रहेगी, काम करने का कभी दिल करेगा, काम करने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि अंदर से जो एक इनिशिएटिव होते हैं वो उतने अच्छे से नहीं ले पाएगा, कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस की इस केस के अंदर इंसान को कमी होती है। तो जॉब जो होती है इंसान की, या वर्क जो भी होता है, बिजनेस जो भी होता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड रूप से लॉसेस देखने को मिल सकते हैं पितृ दोष के अंदर, चलता चलता जो बिजनेस है कहीं वो रुइन हो सकता है, ठप हो सकता है, इस तरह के केस भी देखने को मिलते हैं। और पितृ दोष के केस के अंदर काफी ज्यादा ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है कि नौकरी छूट गई है तो लग ही नहीं पा रही है, या इंसान का मन ही नहीं कर रहा है नौकरी करने का, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एनर्जी अपने साथ में कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इंसान की जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करती है जब कुंडली के अंदर 5th हाउस और 9th हाउस एफ्लिक्ट दोनों हो जाते हैं। देखिए 5th हाउस हीलिंग हाउस माना जाता है, पितृ दोष की कंडीशन में 5th हाउस बहुत बुरी तरह से एफ्लिक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ है बहुत ज्यादा सफर करती है। इंसान को कोई बीमारी हो जाती है तो लंबे समय तक कैरी होती है, या फिर छोटी छोटी बीमारियां हमेशा इंसान को चलती रहती हैं, और पेट से जुड़ी समस्याएं हमेशा रहेंगी इंसान को, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, सांसों से रिलेटेड इश्यूज, ये सब चीजें इंसान को देखने को मिल सकती हैं। पितृ दोष अगर चार्ट के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं इंसान को लाइफ के अंदर एक करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, मुझे कौन से पर्टिकुलर करियर की तरफ जाना है, जॉब की तरफ जाना है, क्या करना है मुझे लाइफ के अंदर, तो उसे क्लैरिटी ही नहीं मिलती है, क्योंकि एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं उसके चार्ट के अंदर नहीं होती, या फिर होती हैं तो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होती हैं। रिलेशनशिप्स जो होता है पितृ दोष के अंदर, रिलेशनशिप्स जो होता है इंसान का बहुत ही ज्यादा सफर करता है, रिलेशनशिप्स में काफी ज्यादा इंसान को एक तरह का फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स भी कह सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट भी इंसान को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं अगर कुंडली के अंदर पितृ दोष होता है। या तो इंसान के रिलेशनशिप टिकते ही नहीं है, मैरिज हो जाती है तो डाइवोर्स की तरफ चला जाता है, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ का अर्ली डिमाइस हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ सेपरेट रहते हैं, तो किसी भी तरह से देखिए जो एक सेपरेशन है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, गॉड की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं एब्सेंट रहती हैं, तो रिलेशनशिप में भी इंसान के इश्यू देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी सारी परेशानी इंसान को देखने को मिलती है, अपना खुद का घर इंसान नहीं बना पाता, या अपने दम से घर नहीं ले पाता है, घर अगर ले लेता है तो उसके ऊपर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम ऑब्जर्व करते हैं जब पितृ दोष हमारे चार्ट के अंदर होता है। तो देखिए 5th और 9th हाउस एफ्लिक्शन के अंदर था, पितृ दोष अगर कुंडली के अंदर है हमारी, तो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर अभी देखिए बात करी है। आगे देखिए अगर हम बात करें कि कुंडली का जो 12वां घर होता है उसकी पोजीशन को भी चेक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो 12वां घर होता है वो भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, एंसेस्टर से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए देखिए जब 12th हाउस की दशा आती है या फिर 12th लॉर्ड की दशा आती है तो इंसान को काफी ज्यादा सपने आते हैं, इंसान को काफी ज्यादा ड्रीम्स आते हैं, जिस ड्रीम्स के अंदर जो एंसेस्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि सपोज करिए एंसेस्टर्स की तरफ से कोई चीज पेंडिंग छूट गई है, कोई चीज इनकम्प्लीट छूट गई है, तो एंसेस्टर्स उसको कंप्लीट करने के लिए आपको सिग्नल्स भेजते हैं, आपको मैसेज भेजते हैं कि ये चीज जो है आप इस लाइफ के अंदर से कंप्लीट करिए। तो 12th हाउस जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। अब 12th हाउस में जो प्लेनेट का प्लेसमेंट है उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ हमारी लाइफ के अंदर पेंडिंग है या हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से पेंडिंग छूट गई है, और ऐसी सिचुएशन भी आपको लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए किसी का वीनस जो है वो 12th हाउस के अंदर बैठा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स जो होते हैं ऐसे इंसान के बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप से जुड़ा इशू एंसेस्टर्स की तरफ से या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से देखने को मिलता है। मैरिज नहीं टिक पा रही है, डाइवोर्स हो जा रहा है, रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप हो जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक माहौल अच्छा नहीं बन पा रहा है, मैरिज हो ही नहीं पा रही है, डिले हो रहा है मैरिज के अंदर, काफ़ी ज़्यादा समय से प्रयास कर रहे हैं, लड़का नहीं मिल पा रहा है, लड़की नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं 12th हाउस में। अगर वीनस को हम कैरी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं वो वीनस की वजह से रुकी हुई हैं, उस डायरेक्शन में कुछ करना पड़ेगा तो हमें फायदा होता है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारे के सारे प्लैनेट्स की रेमेडीज भी बताएंगे कि पितृ पक्ष में या पितृ दोष के अंदर क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए। आगे बात करते हैं मरकरी की, बात करते हैं। अगर बुध हमें 12th हाउस के अंदर मिलता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज पेंडिंग होती है, बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई कर्म हमारा पास्ट लाइफ के अंदर, एंसेस्टर्स की पास्ट लाइफ के अंदर हमारा पेंडिंग होता है, जिसको हमें इस लाइफ के अंदर कंप्लीट करना होता है, या फिर नेटवर्किंग से जोड़कर, कम्युनिकेशन से जोड़कर कोई चीज हमारी पेंडिंग होती है जिसको इस लाइफ के अंदर हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे लिए पित्त दोष की काफी ज्यादा राहत हमें देखने को मिलती है। सपोज करें शनि किसी का 12th हाउस के अंदर आ गया है और करियर में बहुत ज्यादा ब्रेक्स लग रहे हैं, ऐसे पर्सन के करियर स्टेबल नहीं रह पा रहा है, बार बार जॉब चेंज करनी पड़ रही है, या फिर जॉब छोड़ने के बाद में नई जॉब लगने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, या फिर करियर में स्टेबिलिटी का इशू काफी ज्यादा देखने को मिलता है जब 12th हाउस में शनि होते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो पितृ दोष की प्रॉब्लम्स हैं वो सैटर्न के थ्रू यानी कि प्रोफेशन के थ्रू में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में जो सैटर्न है उसकी रेमेडीज करके हम अपना जो पित्त दोष है इस कंडीशन के अंदर उससे दूर कर सकते हैं। शनि की राशि अगर एसोसिएट हो जाए 12th हाउस से, शनि एसोसिएट हो जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात करें, देखिए मंगल अगर हमारे 12th हाउस में आ जाता है तो कहीं ना कहीं मंगल जो होता है 12th हाउस के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज इंसान को लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स के साथ में इंसान को इश्यूज देखने को मिलते हैं, फ्रेंड्स से लड़ाई हो सकती है, लाइफ में फ्रेंड्स कम हो सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर इंसान की खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और ने अधिकार जमा लिया है, या फिर प्रॉपर्टी का विवाद किसी के साथ में चल रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जब मंगल 12th हाउस के अंदर आते हैं। फ्रीक्वेंट फाइट्स होती हैं ऐसे इंसान की, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, खर्चा ऐसे इंसान का बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान की जो सिबलिंग्स हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज एंसेस्टर की तरफ से पेंडिंग है जिसको आपको इस लाइफ के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो मंगल यानी कि अगर एरीज का साइन 12th हाउस में है, वृश्चिक का साइन 12th हाउस में, या फिर मंगल 12th हाउस में बैठे हैं तो सब कंडीशन के अंदर ये रूल आपका अप्लाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगर कहीं ना कहीं हमारे जुपिटर 12th हाउस के अंदर आ जाते हैं तो गुरु से रिलेटेड कुछ पेंडिंग हो सकता है, धर्म से रिलेटेड कुछ पेंडिंग हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ पेंडिंग हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ के अंदर, जिसको इस लाइफ के अंदर अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए हमने रिसेंटली हमारा 6 मंथ लाइव ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स भी लॉन्च किया है। तो इस 6 मंथ लाइव ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के अंदर अपने आप को अच्छे तरीके से जानने के लिए हम बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आए हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, वीकनेस को मिनिमाइज करने के लिए, लाइफ से सारी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए काफ़ी सारी ऐसे प्रोसेसेस होंगे जो हमें इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप 6 मंथ लाइव ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आइए एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम का पार्ट बने और अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज हम लेकर आए। जैसे जुपिटर की बात हमने करी, चलिए आगे अगर बात करें, सूर्य अगर हमारे 12th हाउस के अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं पिता से रिलेटेड कोई ना कोई कर्म पेंडिंग होता है, सरकार से रिलेटेड कोई ना कोई कर्म हमारा पेंडिंग होता है, कहीं ना कहीं हमारा जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई कर्म पेंडिंग होता है,
जिसको क्लियर करने के लिए हम इस जन्म में आते हैं, या फिर एंसेस्टर्स हमें काफ़ी ज़्यादा गाइड करते हैं कि ये चीज़ें पेंडिंग है, इसको आप क्लियर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, ये हमने 12th हाउस की बहुत डिटेल के अंदर बात करी है। कुंडली का जो 12th हाउस है, अगर वो डैमेज है हमारा, या फिर 12th हाउस में जो प्लेनेट है उसको देखकर भी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स की तरफ से पेंडिंग है, हमारी तरफ से पेंडिंग है, जिसको क्लियर करना अगर हम चाहते हैं तो फिर हमें काफ़ी इसको उपाय करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा और हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी देखने को मिलेगा। तो जन्म लिया है मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग तो है ही हमारी तरफ से या फिर एंसेस्टर्स की तरफ से। तो देखिए, हमने डिटेल में बात भी कर ली कि क्या चीज़ें पेंडिंग हो सकती हैं। आप अपनी कुंडली में ज़रूर लगाकर देखिएगा, और इस तरह के इश्यूज़ अगर आप अपने चार्ट के अंदर फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए रेमेडीज़ के ऊपर बात करते हैं कि क्या-क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, इस तरह के इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो पितृ दोष से रिलेटेड रेमेडीज को करने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेज हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जितने भी महान साइंटिस्ट थे, जितने भी हमारे काफ़ी ऋषि मुनि थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर 3 तिथियां बताई हैं। तो देखिए, सबसे पहले अमावस्या की तिथि होती है। अमावस्या की तिथि के जो दिन होता है उसमें यूनिवर्स का कनेक्शन अर्थ के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, और हम जो भी प्रे करते हैं या जो भी कुछ दान करते हैं तो वो एंसेस्टर्स की तरफ बहुत अच्छे तरीके के साथ में कम्युनिकेट हो जाता है, पहुंच जाता है। ऐसा हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर काफ़ी अच्छे से मेंशन्ड है। तो अगर आप अमावस्या के दिन में अपने पूर्वजों से रिलेटेड कुछ भी दान करते हैं, आपके जो पूर्वज हैं उनकी तरफ से अगर आपको लग रहा है कि उन्हें ये चीज़ खाने में पसंद थी, या फिर ये उन्हें पहनने के लिए अच्छा लगता था, या ये चीज़ उन्हें पसंद थी, तो उस चीज़ का दान आप अगर करेंगे, जैसे सपोज करिए किसी के जो पूर्वज थे उनको जलेबी खाना अच्छा लगता है तो जलेबी का दान कर दीजिए, समोसा खाना अच्छा लगता है तो समोसे का दान कर दीजिए। किसी पूर्वज को गरीबों में दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था तो आप गरीबों में दान करिए अपने पूर्वज के नाम से। जैसे आपके पूर्वज को मिठाई खाना किसी को अच्छा लगता था तो आपने गरीबों में मिठाई दान कर दी, और पूर्वजों को याद करते हुए कि ये जो मिठाई है हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आप इस मिठाई को ग्रहण करें और हमारी ज़िंदगी से जो भी दोष है, जो भी समस्याएँ हैं, उनको आप हमारी ख़त्म करें। तो एक तो अमावस्या की जो दिन होता है उस दिन रेमेडी करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहती है, और इस दिन रेमेडी करते हैं पित्त दोष की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और हमें गुड न्यूज़ ज़रूर मिलती है। लाइफ के अंदर जो भी परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए गुड न्यूज़ हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। दूसरा देखिए, जो पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णिमा के दिन भी जो रेमेडीज होती हैं पित्त दोष की, उनको करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप डोनेशन करिए, जो भी डोनेशंस होते हैं वो डोनेशंस करिए। आप जो भी चीज़ आप खाने का दान करें, पानी का दान करें, आर्थिक रूप से किसी की सहायता करें, कुछ भी आप दान करें, अगर आप पूर्णिमा के दिन भी दान करते हैं तो उसका भी जो लाभ होता है सीधा आपके एंसेस्टर्स को मिलता है, और एंसेस्टर्स की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी उस दिन मिलती हैं, जिसकी वजह से कुंडली के काफ़ी सारे ऐसे दोष खत्म होते हैं जिनका आपको रीज़न ही समझ में नहीं आ रहा होता कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो आप पूर्णिमा के दिन भी उपाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा देखिए, हर महीने में संक्रांति का दिन आता है। संक्रांति मतलब कि जब सूर्य जो होते हैं वो एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि के अंदर जाते हैं, तो 14-15 तारीख के आसपास ये संक्रांति का दिन हमारा होता है। तो हर महीने जो संक्रांति का दिन आता है, आप संक्रांति के दिन में कुछ डोनेट करिए, क्योंकि इस दिन भी यूनिवर्स के साथ में जो हमारी पृथ्वी का कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ में होता है। संक्रांति के दिन भी अगर हम कोई चीज़ दान करते हैं या फिर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उसकी भी ब्लेसिंग्स हमें पूर्वजों की तरफ से मिलती है, और दान सीधा पूर्वजों तक पहुँचता है, और उसकी काफ़ी ज़्यादा हमें एक अच्छा राहत हमारी कुंडली के अंदर देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें कुंडली के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखिए बात करी 3 इंपॉर्टेंट डेज की, और आप ज़रूर इन 3 डेज को मार्क कर लीजिएगा। पंचांग के देखिए काफ़ी सारे कैलेंडर आते हैं, आप पंचांग कैलेंडर अपने घर पर मंगा कर लगाइए। हर महीने की अमावस्या, पूर्णिमा और जो संक्रांति का दिन होता है उसको सर्किल कर लीजिए, और उन तीनों दिनों में पूर्वजों के नाम पर दान करिए। कोई परेशानी नहीं भी है तो भी दान करिए पूर्वजों के नाम पे, क्योंकि उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएंगी, ऐसा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, रिलेशनशिप में ग्रोथ देखने को मिलेगी, हेल्थ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ज़रूर इन 3 दिन को मार्क करके रेमेडी करिए। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं, देखिए अगर शनि से रिलेटेड समस्या है तो कंबल का दान बहुत अच्छा रहता है। आप इन 3 दिन के अंदर कंबल का दान करिए, या फिर गरीबों को खाना खिलाइए, ये बहुत अच्छा रहता है। शनि भगवान से रिलेटेड जो अगर पित्त दोष का कोई अगर हमारे चार्ट करेक्शन बन रहा है तो ये उपाय बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। शनि भगवान के मंदिर जाना, शनि भगवान के मंदिर जाकर सरसों के तेल शनि भगवान को अर्पित करना, ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है।
अगर राहु 12th हाउस के अंदर बैठे हैं तो राहु भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कहीं ना कहीं जो ब्लैक डॉग्स होते हैं, ब्लैक डॉग्स की फीडिंग कर सकते हैं। काले कुत्ते को कुछ खिलाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। इससे राहु भगवान को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। पित्त दोष की रेमेडी भी बहुत अच्छे से होती है। अब शनि 5th 9th में है, राहु 5th या 9th में 12th हाउस के अंदर है, तो ये रेमेडीज हम जरूर कर सकते हैं। आगे प्लैनेट्स की बात करते हैं। वीनस से रिलेटेड अगर परेशानी है किसी को, शुक्र से रिलेटेड अगर 12th हाउस में शुक्र है, उससे रिलेटेड रिलेशनशिप में इशू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कपड़ों का दान करिए। कपड़ों का दान करना बहुत अच्छा रहता है। आप कॉटन का रुमाल ले लीजिए, उसमें इत्र लगाकर दुर्गा माँ को अर्पित करिए मंदिर में ले जाकर। ये अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति तीनों दिन पर करिए, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए, शुक्र के पित्त दोष के उपाय के लिए आप दूध का दान भी कर सकते हैं, सफेद वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बुध से जुड़ा अगर कोई समस्या है तो गणेश भगवान की उपासना अगर आप अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन करते हैं, गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, हरी चीजों का दान कर सकते हैं, गणेश भगवान की आरती कर सकते हैं, तो इससे गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। और कुंडली में अगर मरकरी से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड कोई दोष होता है तो खत्म होता है। गुरुवार के दिन अगर गुरु से रिलेटेड कोई परेशानी है, जुपिटर से रिलेटेड कोई परेशानी है आपको, तो कहीं ना कहीं आप सत्यनारायण भगवान की कथा करिए। हर पूर्णिमा के दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा करिए। अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये जिंदगी की समस्या काफी ज्यादा इससे खत्म होती हैं। और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इससे भी हमारे जो बृहस्पति से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है चार्ट के अंदर, तो वो भी हमारी काफी अच्छे के साथ में दूर होती है। मंगल अगर हमारे 12th हाउस में है, मंगल से रिलेटेड पित्त दोष है, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के साथ में संबंध अच्छे रखिए। आप किसी मंदिर के कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ दान कर सकें, क्योंकि देखिए मंगल जो होता है भूमि का कारक होता है, तो हनुमान जी का कहीं मंदिर बन रहा हो उसके अंदर आपको चंदा दान कर दीजिए, या फिर कहीं पे भी कोई मंदिर बन रहा हो वहां पर थोड़ा सा चंदा अगर देंगे तो मंगल इससे काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, मंगल इससे बहुत ज्यादा शांत होते हैं। खाना खिलाना भी मंगल की बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। अगर आप खाना भी लोगों को खिलाते हैं, इससे भी मंगल ग्रह जो होते हैं काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं और हमें इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और भी अगर आप इस तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट, और भी इस तरह के अगर अच्छे कंटेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे 6 मंथ लाइव ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारे अच्छे लाइव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस हम कराएंगे, जो आपकी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाएंगे, वीकनेस को मिनिमाइज करेंगे। हमारे खाने पीने की जो हैबिट्स होती हैं, डेली लाइफ की हैबिट्स होती हैं, फूड हैबिट्स हैं, स्लीप हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर रहेंगी। 6 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे साथ में हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इस नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो के अंदर लगा होगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ हमारे साथ जरूर जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।